गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, इडुसाला में आपका स्वागत है। हम लोग घटना चक्र पॉइंटर की सीरीज कर रहे थे। इसमें प्राचीन भारत चल रहा था। तो ये प्राचीन भारत का भाग तीसरा और लास्ट पार्ट है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इससे पहले वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें। और तो आज का टॉपिक शुरुआत करते हैं गुप्तकाल से। गुप्तकाल गुप्त वंश ने शासन किया 319 से 550 ईस्वी अवधि के मध्य। 4 अश्वमेघों का संपादन किया था प्रवरसेन प्रथम ने। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो यह समुद्रगुप्त को कहा जाता है। गुप्त राजा देवगुप्त का एक अन्य नाम और भी था, वो क्या था? चंद्रगुप्त द्वितीय। प्रथम शासक, नेक्स्ट देखते हैं। प्रथम गुप्त शासक जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी वह था चंद्रगुप्त द्वितीय। प्रयाग प्रशस्ति प्रयागराज स्थित अशोक स्तंभ अभिलेख जानकारी देती है। तो यह समुद्रगुप्त के सैन्य अभियान के बारे में जानकारी देती है। जो प्रयाग प्रशस्ति प्रयागराज में स्थित है वह समुद्रगुप्त के सैन्य अभियानों के बारे में जानकारी देती है। ओके, नेक्स्ट है समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ पर लेख मिलता है जहांगीर का भी। पृथ्वी प्रथम वीर उपाधि किससे दी गई थी? यह समुद्रगुप्त को दी गई थी। हुणों ने भारत पर आक्रमण किया था। स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुणों ने आक्रमण किया था। वह अभिलेख जिससे ज्ञात होता है कि स्कंदगुप्त ने हुणों को पराजित किया था, वह अभिलेख क्या कौन सा था? वह भीतरी स्तंभ अभिलेख था। गुप्त साम्राज्य के पतन के विभिन्न कारण थे। तो कौन कौन से कारण थे गुप्त साम्राज्य के पतन के? देख लेते हैं। यह था हुण आक्रमण, प्रशासन का सामंतीय ढांचा, उत्तरवर्ती गुप्तों का बौद्ध धर्म स्वीकार करना और अयोग्य उत्तराधिकारी, ये सब गुप्त साम्राज्य के पतन के विभिन्न कारण थे। नेक्स्ट देखते हैं, शक विजेता के रूप में किसे जाना जाता है? तो यह चंद्रगुप्त द्वितीय को जाना जाता है। नेक्स्ट चलिए देखते हैं, चंद्रगुप्त द्वितीय ने किसे पराजित किया था? तो यह शक राजा रुद्र सिंह तृतीय को पराजित किया था। रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन सा था? वो चंद्रगुप्त द्वितीय। गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार जिस एक पतन से संचालित होता था वह है ताम्रलिप्ति। भारत ने दक्षिण पूर्वी एशिया के साथ अपने आरंभिक सांस्कृतिक संपर्क तथा व्यापारिक संबंध बंगाल की खाड़ी के पार बना रखे थे, क्योंकि बंगाल की खाड़ी में चलने वाली मानसूनी हवाओं ने समुद्री यात्राओं को सुगम बना दिया था, इसलिए। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। प्राचीन भारत में श्रेणियों का कानून कौन बनाता था? प्राचीन भारत में देश की अर्थव्यवस्था में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली श्रेणी संगठन के संदर्भ में सत्य कथन है। श्रेणी ही वेतन, काम करने के नियम, मानक और कीमतों को सुनिश्चित करती थी। श्रेणी का अपने सदस्यों पर न्यायिक अधिकार होता था। तो ये प्राचीन भारत में श्रेणी जो होते थे उनके बारे में कथन दिया गया है। ये सही है कि उस समय जो श्रेणी थे वही ही वेतन, काम करने के नियम वगैरह सब जारी करते थे। ओके, निम्न में से प्राचीन भारत के आयुर्वेद शास्त्र से संबंध नहीं है। तो इनमें भास्कराचार्य आयुर्वेद के शास्त्र से संबंध नहीं है। धन्वंतरी, चरक और सुश्रुत आयुर्वेद शास्त्र से संबंधित हैं। नेक्स्ट देखते हैं, प्राचीन कालीन भारत में महत्वपूर्ण वैज्ञानिक प्रगति के क्षेत्र थे। देख लेते हैं। प्रथम शती ईस्वी में विभिन्न प्रकार के विशिष्ट शैल औजारों का उपयोग आम था। 5वीं शती ईस्वी में कोण के ज्या का सिद्धांत ज्ञात था। 7वीं शती में चक्रीय चतुर्भुज का सिद्धांत ज्ञात था। तो ये सभी कथन सही हैं वैज्ञानिक प्रगति के बारे में। नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त के नवरत्नों में से फलित ज्योतिष से संबंधित कौन था? यह था छपनक। कालिदास जिसके शासन काल में थे वह शासक कौन सा है? वो चंद्रगुप्त द्वितीय था। गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा कौन सी थी? दिनार थी। गुप्तकालीन रजत मुद्राओं का नाम दिया गया है, ये रूपक। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, वह गुप्त शासक जिसने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए वो चंद्रगुप्त प्रथम था। गुप्त काल में लिखित संस्कृत नाटकों में स्त्री और शूद्र कौन सी भाषा बोलते थे? तो ये प्राकृत भाषा बोलते थे। सती प्रथा का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? यह एरन अभिलेख से प्राप्त हुआ है। गुप्त संवत की स्थापना किसने की थी? तो चंद्रगुप्त प्रथम ने। अब देख लेते हैं, मिलान के रूप में दिया है सम्राट और विरुद्ध। देख लेते हैं, सम्राट अशोक को प्रियदर्शी संबंधित हैं।
समुद्रगुप्त को परक्रमांक के नाम से भी जाना जाता था, उपाधि दी गई थी ये सब। चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य की उपाधि, स्कंदगुप्त को क्रमादित्य की उपाधि से नवाजा गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। नगरों का क्रमिक पतन एक महत्वपूर्ण विशेषता थी, यह गुप्त काल की विशेषता थी। ठीक है, मंदिर एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया गया था, ये गुप्त वंश के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, प्राचीन भारत में वह वंश जिसका शासनकाल स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है, तो ये गुप्त वंश है। गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर क्या थी, तो उपज का 6ठा भाग भूमि राजस्व की दर थी। हिंदू विधि द्वारा मान्य कर कौन सा था, उपज का 6ठा भाग। नेक्स्ट है, गुप्त साम्राज्य द्वारा कर रहित कृषि भूमि प्रदान की जाती थी ब्राह्मणों को। प्राचीन भारत में सिंचाई कर को विदक भागम कहते थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरी शताब्दी में वारंगल किस लिए प्रसिद्ध था, तो यह लोहे के यंत्रों और उपकरणों हेतु प्रसिद्ध था। तोरमान क्या था, हुण जातीय दल का था तोरमान। हुण शासक मिहिर कुल को पराजित किया था। बालादित्य एवं यशोधर्मन ने इसे पराजित किया था। नेक्स्ट है, विशाख दत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस के विषय वस्तु क्या है, तो यह चंद्रगुप्त मौर्य के समय राज दरबार की दुर्भिसंधियों के बारे में इसमें दिया हुआ है। तो जो विशाख दत्त ने मुद्रा राक्षस नाटक लिखा है, उसमें चंद्रगुप्त मौर्य के समय दरबार में जो दुर्भिसंधियों के बारे होता था, उसी के बारे में दिया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, प्राचीन भारत में किस वंश के शासकों ने दैवीय अधिकारों का दावा किया। यह गुप्त सम्राट स्वयं के लिए दैवीय अधिकारों का दावा करते थे। उनका प्रशासन विकेंद्रीकृत था। उन्होंने भूमिदान की परंपरा को विस्तारित किया। ये सब इस अधिकार के अंतर्गत आता है। दैवीय अधिकार जिसको कहते हैं, उसके अंतर्गत उन्होंने अपने आप को ऐसा कहा था। शतरंज का खेल उद्भूत हुआ था भारत में। शूद्रक द्वारा लिखी गई प्राचीन भारतीय पुस्तक मृच्छकटिकम का विषय क्या था, तो ये एक धनी व्यापारी और एक गणिका की पुत्री की प्रेम कथा। तो इसमें मृच्छकटिकम जो शूद्रक द्वारा लिखी गई है, इसमें एक धनी व्यापारी और एक गणिका की पुत्री की प्रेम कथा का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, प्राचीन सांख्य दर्शन में महत्वपूर्ण योगदान किसका है, तो ये कपिल का है। भारत में दार्शनिक विचार के इतिहास के संबंध में जो कथन है वो देख लेते हैं। सांख्य की मान्यता है कि आत्मज्ञान ही मोक्ष की ओर ले जाता है, न कि कोई ब्रह्म प्रभाव अथवा कारक। तो ये सांख्य की मान्यता थी। ओके, योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे, तो ये थे पतंजलि। अष्टांग योग के अंग कौन कौन से हैं, देख लेते हैं। यह है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। ये सब अष्टांग योग के अंग हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। महाभाष्य के लेखक पतंजलि किसके समसामयिक थे, यह पुष्यमित्र शुंग के समसामयिक थे। नव्य न्याय संप्रदाय के संस्थापक कौन थे, तो ये उदयन या उदयनाचार्य और गंगेश थे। ठीक है, ये किसने कहा था कि जब तक जीवित रहो सुख से जीवित रहो, चाहे इसके लिए ऋण ही लेना पड़े, क्योंकि शरीर के भस्मीभूत हो जाने पर पुनरागमन नहीं हो सकता। पुनर्जन्म का निषेध करने वाली यह युक्ति किसकी थी, यह चार्वाकों की युक्ति थी। तो ये चार्वाक की युक्ति थी कि जब तक जियो सुख से जियो। नेक्स्ट है, वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक कौन थे, तो ये कणाद थे। न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन थे, तो ये गौतम थे। मीमांसा के प्रणेता कौन थे, तो ये जैमिनी थे। कर्म का सिद्धांत संबंधित है मीमांसा से। सांख्य इनमें से वह दर्शन जिसका मत है कि वेद शाश्वत सत्य है, यह मीमांसा का है। ठीक है, नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हुए, इन युग्मों में से वह एक जो भारतीय सट दर्शन का भाग नहीं है, तो ये है लोकायत और कपालिक। यह भारतीय सट दर्शन का भाग नहीं है, और ये मीमांसा और वेदांत, न्याय और वैशेषिक, सांख्य और योग ये भारतीय सट दर्शन का भाग है। चलिए तो नेक्स्ट आगे देखते हैं। अद्वैत दर्शन के संस्थापक कौन है, ये शंकराचार्य हैं। इनमें से अद्वैत वेदांत के अनुसार मुक्ति प्राप्त की जा सकती है, तो ज्ञान के द्वारा मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। ठीक है,
इनमें से बताना है कि वेदांत दर्शन के साथ कौन संबंध नहीं है। तो ये अभिनव गुप्त हैं जो वेदांत दर्शन के साथ संबंध नहीं है। और शंकराचार्य, रामानुज और माधव ये वेदांत दर्शन के साथ संबंधित थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं विक्रम संवत, ये मिलान है, देख लेते हैं सुमेलित। विक्रम संवत्सर ये 57-58 ईसा पूर्व में हुआ। शक संवत्सर ये 78 ईस्वी में हुआ। गुप्त संवत्सर यह 319 ईस्वी में हुआ। कली संवत्सर यह 3102 ईसा पूर्व में हुआ था। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पुलकेशिन द्वितीय का बादामी शिलालेख शक वर्ष 465 का दिनांकित है। यदि इसे विक्रम संवत में दिनांकित करना है तो कितना होगा? तो यह 601 या 600 होगा। ठीक है, तो ये पुलकेशिन द्वितीय का जो है, जो शक वर्ष दिया है 465 में, तो इसे कह रहा है कि विक्रम संवत में बदलना है। तो ये कैसे बदलेंगे? तो ये 601 अथवा 600 होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक चालुक्य अभिलेख के तिथि अंकन में शक संवत का 556 दिया गया है। तो इसके तुल्य क्या वर्ष पता चलता है? तो ये 634 वर्ष है। ठीक है, ये पता चलता है। पुराणों के अनुसार चंद्रवंशीय शासकों का मूल स्थान कौन सा था? तो पुराणों के अनुसार देखते हैं तो चंद्रवंशीय शासकों का मूल स्थान प्रतिष्ठानपुर था। ठीक है, प्रतिष्ठानपुर था। ये मौखरी शासकों की राजधानी थी कन्नौज थी। इनमें से वह जिसकी पुस्तकों में हर्ष के समय की सूचनाएं निहित हैं यह कलहन है। ठीक है, हर्षचरित नामक पुस्तक किसने लिखी थी? वान भट्ट ने। सम्राट, नेक्स्ट देखते हैं, सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से स्थानांतरित की थी कन्नौज में। आगे बढ़ते हैं। सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया। कहाँ यह आयोजन कहाँ हुआ था? यह कन्नौज तथा प्रयाग में हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं, उत्तर प्रदेश में स्थित वह स्थल जहाँ हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया था वह प्रयाग था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नर्मदा नदी सम्राट हर्ष के दक्षिणावर्ती अग्रगमन को रोका किसने? तो ये पुलकेशिन द्वितीय ने रोका था। तो हर्ष के दक्षिणावर्ती अग्रगमन को किस शासक ने रोका? ये पुलकेशिन द्वितीय था। नेक्स्ट चलिए आगे देखते हैं। कवि वान कहाँ का निवासी था? ये पृथ्वीकूटा का निवासी था, जो सोन नदी के किनारे बिहार राज्य में, ये पृथ्वीकूटा का है निवासी। वेनसांग भारत आया था सम्राट हर्ष के शासनकाल में। चलिए आगे कथन है, देख लेते हैं कि भारत की यात्रा करने वाले किस चीनी यात्री ने तत्कालिक भारत की दशाओं और संस्कृति का वर्णन किया? क्या वर्णन किया है ये देख लेते हैं कि प्राचीन भारतीय न्याय व्यवस्था में अपराध की जांच कैसे की जाती थी। जहां तक अपराधों के लिए दंड का प्रश्न है, अग्नि, जल व विष द्वारा सत्य परीक्षा किया जाना ही किसी व्यक्ति की निर्दोषिता अथवा दोष के निर्णय के साधन होते थे। ये वेनसांग ने किया है वर्णन। वेनसांग की भारत यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर कौन था? तो ये था मथुरा। कौशय शब्द का प्रयोग रेशम के लिए किया जाता है। चीनी यात्री वेनसांग ने कहाँ अध्ययन किया था? तो यह नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। आज भी भारत में वेनसांग को याद करने का मुख्य कारण क्या है? तो यह है सी यू की रचना। वेनसांग ने सी यू की नामक ग्रंथ की रचना की थी और इसीलिए उसे याद किया जाता है। चीनी यात्री जिसने भीन माल की यात्रा की थी वो वेनसांग था। चीनी यात्री इत्सिंग ने बिहार का भ्रमण कब किया? लगभग 671 अथवा 672 ईस्वी से 693 से 94 ईस्वी में। चलिए आगे देखते हैं। चीनी लेखक भारत का उल्लेख करता है यून तू नाम से। नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण मुस्लिम आक्रमण था। भारत में सबसे प्राचीन बिहार नालंदा था। नालंदा कहाँ है? बिहार में। गुप्तोत्तर युग में प्रमुख व्यापारिक केंद्र था कन्नौज। गुप्तकालीन अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषता क्या थी? देख लेते हैं। यह सामंतवाद का विकास। गुप्तोत्तर काल की कृषक संरचना की प्रमुख विशेषता थी। इस काल में भूस्वामी मध्यस्थ वर्ग एवं आश्रित कृषक वर्ग में अस्तित्व में आया था। तो इस काल में क्या विशेषता? सामंतवाद और भूस्वामी मध्यस्थ वर्ग एवं आश्रित कृषक वर्ग अस्तित्व में आए थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय इतिहास के संदर्भ में सामंती व्यवस्था के अनिवार्य तत्व कौन से थे?
भूमि के नियंत्रण तथा स्वामित्व पर आधारित प्रशासनिक संरचना का उदय, सामंत तथा उसके अधिपति के बीच स्वामी दास संबंध बनना, ये सामंतवाद के बारे में अनिवार्य तथ्य थे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान किसके समकालीन था, तो यह चंद्रगुप्त द्वितीय का समकालीन था। चीनी तीर्थयात्री वेन सांग हर्ष से मिला और उसे बौद्ध धर्म का उपासक बताया। ठीक है, नेक्स्ट है 8वीं शताब्दी के संत शंकराचार्य का महत्व देख लेते हैं। उनका महत्व क्या है, भारत के विभिन्न क्षेत्रों में 4 धाम स्थापित किए, उन्होंने वेदांत का प्रसार किया, उन्होंने बौद्ध तथा जैन धर्मों के विस्तार पर रोक लगाई। चलिए आगे देखते हैं। आदि शंकर जो बाद में शंकराचार्य बने, उनका जन्म कहाँ हुआ था, यह केरल में हुआ था। आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित जो 4 मठ था उसका नाम देख लेते हैं। यह है जोशी मठ, द्वारका, पुरी, श्रृंगेरी में। ठीक है, ये 4 मठ हैं, फिर से देख लीजिए, जोशी मठ, द्वारका, पुरी और श्रृंगेरी में। अब देख लेते हैं कवि और शासक, किस शासक के काल में ये कवि थे, तो रवि कीर्ति ये पुलकेशिन द्वितीय के शासनकाल में थे, भवभूति कन्नौज के यशोवर्मन के शासनकाल में, हरिसेन समुद्रगुप्त के शासनकाल में, दंडी नरसिंह वर्मन के शासनकाल में, अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में, कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में, हरिसेन समुद्रगुप्त के शासनकाल में। नेक्स्ट पे आते हैं वान भट्ट हर्षवर्धन के शासनकाल में। इस तरह हम लोगों ने गुप्त काल कंप्लीट कर लिया। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं प्राचीन भारत में स्थापत्य कला। तो चलिए देख लेते हैं प्राचीन भारत में स्थापत्य कला। फर्स्ट है खजुराहो के मंदिर संबंधित है, किससे संबंधित है, तो ये वैष्णव, शैव, शाक्त और जैन धर्म, इन चारों धर्मों से खजुराहो के मंदिर संबंधित हैं। खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था, तो यह चंदेल वंश के राजाओं ने करवाया था। खजुराहो का मांतगेश्वर मंदिर किसको समर्पित है, यह शिव को समर्पित है। नेक्स्ट है इनमें से वह जो खजुराहो में नहीं है, तो दशावतार का जो मंदिर है वो खजुराहो में नहीं है, बाकी कंदरिया महादेव, 64 योगिनी और चित्रगुप्त ये खजुराहो में स्थित है। आगे देखते हैं वह जो विश्व धरोहर स्थल में शामिल नहीं है, तो ये मांडू का महल है जो विश्व धरोहर स्थल में शामिल नहीं है। लेकिन कौन कौन शामिल है ये देख लेते हैं। ये खजुराहो का मंदिर, भीमबेटका और सांची के स्तूप ये शामिल हैं। नेक्स्ट है इनमें से वह जिसका शिखर द्रविड़ शैली में बना हुआ है, तो यह ग्वालियर का तेली मंदिर है जिसका शिखर द्रविड़ शैली में बना है। तो ग्वालियर का जो तेली मंदिर है उसका शिखर द्रविड़ शैली में बना हुआ है। 109 बौद्ध गुफाएं कहाँ हैं, ये कन्हेरी में हैं। आबू का जैन मंदिर कहाँ किससे बना है, तो ये संगमरमर से बना हुआ है। प्रथम जैन तीर्थकर आदिनाथ को समर्पित पालीताना मंदिर कहाँ स्थित है, तो यह भावनगर में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं एलिफेंटा की गुफाएं। एलिफेंटा की गुफाएं मुख्यतः इस धर्म के मतअवलंबी के लिए उपयोग के लिए काटकर बनाई गई थी, तो यह शैव धर्म और बौद्ध धर्म के लिए बनाया गया था। एलिफेंटा की गुफाएं किसके लिए है, शैव और बौद्ध धर्म दोनों के लिए। एलिफेंटा के प्रसिद्ध शैल को काटकर बनाए गए मंदिरों का श्रेय राष्ट्रकूटों को दिया जाता है। इनमें से त्रिमूर्ति के लिए कौन विख्यात है, तो यह एलिफेंटा का मंदिर त्रिमूर्ति के लिए विख्यात है। नेक्स्ट देखते हैं प्राचीन भारत में गुप्त काल से संबंधित गुफा चित्रांकन के केवल 2 उदाहरण मिले हैं। इनमें से एक अजंता की गुफाएं हैं और गुप्त काल के चित्रांकन का दूसरा कौन सा है, तो यह बाघ की गुफाएं। तो ये दोनों अजंता की गुफाएं और बाघ की गुफाएं जो गुप्त काल में गुफा चित्रांकन का उदाहरण है। नेक्स्ट पे आते हैं एलोरा की गुहा मंदिर किससे संबंधित है, तो हिंदू, बौद्ध एवं जैन तीनों से संबंधित है। तो एलोरा की जो मंदिर है वो हिंदू, बौद्ध, जैन तीनों से संबंधित है। एलोरा गुफाओं का निर्माण किसने करवाया, तो यह राष्ट्रकूटों ने करवाया। शैलकृत स्थापत्य का आश्चर्य किसे माना जाता है, तो यह कैलाश मंदिर एलोरा को माना जाता है। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया, तो यह राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने इसका निर्माण करवाया। राष्ट्रकूटों का संरक्षण किस धर्म को प्राप्त था, तो जैन धर्म को प्राप्त था। अजंता एवं एलोरा की गुफाएं कहाँ स्थित हैं, यह औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। चलिए अब गुप्त मंदिर जान लेते हैं और उसके स्थान। ईंट निर्मित मंदिर भीतरगांव में स्थित है।
दशावतार मंदिर देवगढ़ में स्थित है, शिव मंदिर भूमरा में स्थित है, विष्णु मंदिर एरन में स्थित है। तो ये सभी स्थान के अनुसार स्थित हैं। कौन सा इसमें से कहानियों से संबंधित है? तो जातक कथाओं से संबंधित। फिर से देख लीजिए, अजंता की गुफाएं रामायण महाभारत जातक कथाएं तथा पंचतंत्र कहानियों में से कौन संबंधित है? जातक कथाओं से। ठीक है, नेक्स्ट चलिए, भित्ति चित्रकला के लिए जाना जाता है। भित्ति चित्रकला किसके लिए, कौन सा जाना जाता है? तो अजंता की गुफा एवं लेपाक्षी मंदिर को भित्ति चित्रकला के लिए जाना जाता है। अजंता तथा महाबलीपुरम के रूप में ज्ञात दो ऐतिहासिक स्थानों में से जो तथ्य समान है वह क्या है? दोनों शिलाकृत स्मारक हैं, ये समान है दोनों में। ठीक है, स्थान और राज्य क्षेत्र देख लेते हैं। हम्पी कहाँ है? ये कर्नाटक में है। नागार्जुन कोंडा कहाँ है? यह आंध्र प्रदेश में है। शिशुपालगढ़ कहाँ है? यह उड़ीसा में है। अरिकामेडु कहाँ है? यह पुडुचेरी में है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कोणार्क का सूर्य मंदिर किसके द्वारा बनवाया जाता है? तो यह नरसिंहवर्मन प्रथम चोड़गंग ने बनवाया था। काला पैगोडा के नाम से कौन सा मंदिर जाना जाता है? तो यह कोणार्क के सूर्य मंदिर को जाना जाता है। नेक्स्ट है, मोढेरा का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? तो यह गुजरात में स्थित है। लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है? तो यह भुवनेश्वर में स्थित है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, उड़ीसा में नष्ट होने से बचे मंदिरों में सर्वाधिक बड़ा और सबसे ऊंचा मंदिर कौन सा है? तो यह लिंगराज मंदिर है। जगन्नाथ मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये उड़ीसा में है। भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली में निर्मित हैं? तो यह नागर शैली में है। तो भुवनेश्वर तथा पुरी के जो मंदिर हैं वह नागर शैली में निर्मित हैं। विदर्भ के खजुराहो के रूप में किसे जाना जाता है? तो विदर्भ के खजुराहो के रूप में मार्कंडेश्वर मंदिर को जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, विष्णु को समर्पित अंकोर वाट मंदिर कहाँ स्थित है? तो यह कंबोडिया में है। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? कंबोडिया में। बोरोबुदुर स्तूप कहाँ स्थित है? यह जावा में स्थित है। अंकोर वाट मंदिर समूह का निर्माण 12वीं शताब्दी में हुआ था। यह किसके द्वारा करवाया गया था? तो यह सूर्यवर्मन द्वितीय ने करवाया था। ठीक है, सूर्यवर्मन द्वितीय ने इसका निर्माण करवाया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, द्रविड़ शैली के मंदिरों में गोपुरम से क्या तात्पर्य है? तो प्रवेश द्वार या तोरण के ऊपर बने अलंकृत एवं बहुमंजिला भवन को गोपुरम के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है, चट्टानों को काटकर महाबलीपुरम अथवा मामल्लपुरम का मंदिर किसने बनवाया था? तो यह पल्लवों द्वारा बनवाया गया था। महाबलीपुरम का सप्त रथ मंदिर बनवाया गया था, यह नरसिंहवर्मन प्रथम के द्वारा बनवाया गया था। इनमें से वह मंदिर जो रथ मंदिर में सबसे छोटा है तो यह है द्रौपदी रथ। द्रौपदी रथ सबसे छोटा रथ मंदिर है। नेक्स्ट देखते हैं, स्थान और स्मारक है। एलिफेंटा यह एक गुफा है। श्रवण बेलगोला मूर्ति की है। खजुराहो एक मंदिर है। सांची स्तूप है। ठीक है, नेक्स्ट है ऐतिहासिक स्थल और राज्य या वंश या स्थान। भीमबेटका मध्य प्रदेश में है। सो टेम्पल तटीय मंदिर तमिलनाडु से संबंधित है। हम्पी कर्नाटक में है। मानस असम में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, एलोरा की गुफाएं राष्ट्रकूटों के द्वारा बनवाई गई थी। मीनाक्षी मंदिर पांड्य के द्वारा बनाई गई थी। खजुराहो मंदिर चंदेल शासकों द्वारा। महाबलीपुरम के मंदिर पल्लव द्वारा बनवाए गए थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, स्तूप सांची में है। चित्रकारी बाघ और अजंता से संबंधित है। कनिष्क की सिर विहीन मूर्ति मथुरा में है। दशावतार मंदिर कहाँ है? देवगढ़ में है। सूर्य मंदिर कहाँ है? कोणार्क में। लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर में। हवा महल जयपुर में। गुमतेश्वर की प्रतिमा कर्नाटक में। तो ये सभी सुमेलन था, देख लिया हम लोगों ने। चलिए आगे देखते हैं, प्राचीन नगर तक्षशिला स्थित था सिंधु तथा झेलम नदियों के बीच। सोनगिरी जहाँ 108 जैन मंदिर बनाए गए हैं, यह कहाँ स्थित है? यह दतिया में मध्य प्रदेश के निकट स्थित है। दिलवाड़ा का जैन मंदिर माउंट आबू में अरावली पर्वत पर स्थित है। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? यह हम्पी में है। ये नागर द्रविड़ और बेसर ये क्या है? ये भारतीय मंदिर वास्तु की 3 मुख्य शैलियाँ हैं। ठीक है, तो ये 3 मुख्य शैलियाँ हैं। भारत के इतिहास के संदर्भ में पंचायतन संबंध शब्द जो है किसको निर्दिष्ट करता है? तो यह मंदिर रचना शैली को निर्दिष्ट करता है।
प्रसिद्ध नैमिषारण्य कहाँ है? यह सीतापुर में। चलिए नेक्स्ट कौन सा है? विख्यात मूर्ति शिल्प और स्थल देख लेते हैं। बुद्ध के महापरिनिर्वाण की एक भव्य प्रतिमा जिसमें ऊपर की ओर अनेकों दैवी संगीतज्ञ तथा नीचे की ओर उनके दुखी अनुयायी दर्शाए गए हैं, यह अजंता में है। प्रस्तर प्रस्तर पर उत्कीर्ण विष्णु के वराह अवतार की विशाल प्रतिमा जिसमें वह देवी पृथ्वी को गहरे विक्षुब्ध सागर से उबारते दर्शाए गए हैं, यह उदयगिरी गुफा में है। विशाल गुलासमों पर उत्कीर्ण अर्जुन की तपस्या गंगा अवतरण जिसे कहते हैं, यह मामल्लपुरम में है। ठीक है, तो ये इस एक दूसरे संबंधित है। नेक्स्ट भारत के कला और पुरातात्विक इतिहास के संदर्भ में भुवनेश्वर स्थित लिंगराज मंदिर, धौली स्थित शैलकृत हाथी महाबली इनमें से जिसका सबसे पहले निर्माण किया गया है, तो यह है धौली स्थित शैलकृत हाथी, जो मौर्य काल में इसका निर्माण किया गया है। तो चलिए इस तरह ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। आगे नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं दक्षिण भारत में। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। प्लीज़ कीप वॉचिंग। दक्षिण भारत से स्टार्ट करते हैं। 9वीं शताब्दी में चोल साम्राज्य की नींव किसके द्वारा डाली गई थी? तो यह विजयालय द्वारा डाली गई थी। वह मंदिर परिसर जिसमें एक भारी भरकम नंदी की मूर्ति है, जिसे भारत की विशालतम नंदी मूर्ति माना जाता है, वह बृहदेश्वर मंदिर है। तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर जिस चोल शासक के काल में निर्मित हुआ था, वह शासक कौन सा था? वह राजराज प्रथम थे। तो चोल शासक राजराज प्रथम ने तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर बनवाया था। चोलों का जो राज्य था वह फैला था। कोरोमंडल तट में दक्कन के कुछ भाग तक चोलों ने पांड्य तथा चेर शासकों को पराजित कर प्रायद्वीपीय भारत पर प्रारंभिक मध्यकालीन समय में अपना प्रभुत्व स्थापित किया। चोलों ने दक्षिण पूर्वी एशिया के शैलेंद्र साम्राज्य के विरुद्ध सैन्य चढ़ाई की तथा कुछ क्षेत्रों को जीत लिया। तो ये सब चोल के राज्य में थे। चलिए आगे देखते हैं। इनमें से चोलों की राजधानी कौन सी थी? तो यह तंजौर थी। तंजौर चोलों की राजधानी थी। चोल प्रशासन की विशेषता क्या है? ग्राम प्रशासन की स्वायत्तता चोल प्रशासन की एक मुख्य विशेषता है। वह दक्षिण भारतीय राज्य जिसमें उत्तम ग्राम प्रशासन था, यह चोल था। चोलों के अधीन ग्राम प्रशासन के बहुत से ब्यौरे जिनमें उल्लेख मिले हैं, वह शिलालेख उत्तर मेरूर का है। नेक्स्ट देखते हैं। चोल शासकों के शासनकाल में उद्यान प्रशासक का कार्य देखता था। वह कौन सा था? वह टोडवारियम था। टोडवारियम जो उद्यान प्रशासन का कार्य देखता था। नेक्स्ट है चोल काल में निर्मित नटराजन की कांस्य मूर्तियों में देवाकृति है, प्रायः चतुर्भुज है। तो जो नटराज की कांस्य प्रतिमाएं हैं वो चतुर्भुज आकार की हैं। नेक्स्ट है शिव की दक्षिणा मूर्ति प्रतिमा किसे प्रदर्शित करती है? तो यह शिक्षक के रूप में प्रदर्शित की गई है। 72 व्यापारी चीन भेजे गए किसके शासनकाल में? तो यह कुलोतुंग प्रथम के कार्यकाल में चीन भेजे गए थे। इनमें से वह दक्षिण भारत का वह राजवंश जो अपनी नौ सैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था, तो वह चोल थे। चोल शासकों में जिसने बंगाल की खाड़ी को चोल झील का स्वरूप प्रदान किया था, वह था राजेंद्र प्रथम। गंगईकोंड चोलपुरम की स्थापना किसने की थी? राजेंद्र प्रथम ने। वह चोल राजा जिसने जल सेना प्रारंभ की थी, वो राजराज प्रथम था। तो चोल राजा जो जल सेना प्रारंभ किया था वो राजराज प्रथम था। ओके। चोल शासक जिसने श्रीलंका के उत्तरी भाग पर विजय प्राप्त की है, वह राजराज प्रथम था। चोल राजाओं में वह जिसने सिलोन पर पूर्ण विजय प्राप्त की, वो राजेंद्र प्रथम था। वह चोल राजा जिसने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दी और सिंघल राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया, यह कुलोतुंग प्रथम था। तो इसने श्रीलंका को स्वतंत्रता दे दी और सिंघल राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। चलिए शब्द और उसका विवरण देख लेते हैं। एरीपति किसे कहते थे? एरीपति भूमि जिससे मिलने वाला राजस्व अलग से ग्राम जलाशय के रख रखाव के लिए निर्धारित कर दिया जाता था। तनियूर क्या था? स्थानीय प्रशासन में बड़े नगरों में अलग कुर्रम गठित करना, यह तनियूर कहलाता था। घटिका प्रायः मंदिरों के साथ संबंध विद्यालय को घटिका कहा जाता था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। प्राचीन भारत का वह महत्वपूर्ण व्यापार केंद्र जो उस व्यापार मार्ग पर था जो कल्याण को वेंगी से जोड़ता था, तो यह तगर था। ठीक है, यह कल्याण को वेंगी से जोड़ता था। नेक्स्ट देखते हैं। चालुक्य वंश का सबसे महान शासक कौन था? पुलकेशिन द्वितीय था। नेक्स्ट है इनमें से देख लेते हैं वह वंश जिसके द्वारा प्रायः महिलाओं को प्रशासन में उच्च पद दिया गया, वह चालुक्य थे।
चालुक्यों की राजधानी क्या थी? वातापी थी। संस्कृत के कवि और नाटककार कालिदास का उल्लेख पुलकेशिन द्वितीय के एहोल अभिलेख में हुआ है। प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में प्राप्त यौवनपुरीय शब्द किसका घोतक है? यह काली मिर्च का घोतक है। संगम साहित्य तोल्कापियम एक ग्रंथ है। यह किसका ग्रंथ है? यह तमिल व्याकरण का ग्रंथ है। तो तोल्कापियम एक तमिल व्याकरण है। ओके, नेक्स्ट पढ़ते हैं। शिल्पाधिकारम का लेखक कौन सा है? तो यह इलंगो आर्डिगल शिल्पाधिकारम का लेखक है। ग्रंथ और विषय देख लेते हैं। तिरुकुरल यह दर्शन से संबंधित था। तोल्कापियम यह व्याकरण से संबंधित था। शिल्पाधिकारम यह प्रेम कथा संबंधित था। मणिमेकलय वणिक कथा से संबंधित था। ईसा की प्रारंभिक शताब्दियों में भारत तथा रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंधों की सूचना प्राप्त होती है। कहाँ से? अरिकामेडुपुरा स्थल की खुदाई से। अब देखते हैं इनमें से वह बंदरगाह जो पोडेकू नाम से द पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी के लेखक को ज्ञात था, वह कौन सा था? अरिकामेडु। नेक्स्ट है रोमन बस्ती प्राप्त हुई, वह अरकामेडु से प्राप्त हुई थी। एम्फोरा जार होता है एक लंबा तथा दोनों तरफ हत्थेदार जार। तो एम्फोरा कैसा जार होता है? तो लंबा एवं दोनों तरफ हत्थेदार जार होता है। इनमें से वह राजवंश जिनका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं है, तो यह कदम्ब है। इसका उल्लेख नहीं मिलता है संगम साहित्य में। इसके अलावा चोर, चेल, पांड, इन तीनों को संगम साहित्य में उल्लेख मिलता है। धार्मिक कथा कविताओं का संकलन कुरल क्या है? यह तमिल भाषा में है। तो कुरल धार्मिक कविताओं का एक संकलन है जो तमिल भाषा में है। तमिल ग्रंथ जिसे लघु वेद की संज्ञा दी गई है वह कुरल है। तमिल रामायण या रामावतारम का लेखक कौन है? कंबन है। मध्यकालीन भारत के सांस्कृतिक इतिहास में सितर कौन थे? तो जो तमिल क्षेत्र के लिए सिद्ध एकेश्वरवादी थे तथा मूर्ति पूजा की निंदा करते थे। कन्नड़ क्षेत्र के लिंगायत पुनर्जन्म के सिद्धांत पर प्रश्न चिन्ह लगाते थे और जाति अधिकर्म को अस्वीकार करते थे। इन्हें सितर कहा जाता था। ओके, राजवंश और राजधानी देख लेते हैं। पल्लव की राजधानी कांची थी, पांड्य की मदुरा, यादव की देवगिरी, काकतीय की वारंगल। तो ये इनकी राजधानियाँ थी। निम्न में से देख लेते हैं। वह जो प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम था उसे मणिग्रामम कहते थे। तो मणिग्रामम को प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम कहते थे। दक्षिण भारत का प्रसिद्ध तकोल्लम युद्ध किसके बीच हुआ था? यह चोल एवं राष्ट्रकूटों के मध्य हुआ था। तो कोल्लम युद्ध। नेक्स्ट देखते हैं। संगम युग में उरायु क्या था? यह सूती वस्त्र के केंद्र के रूप में विख्यात था। पांड्य राज्य की जीवन रेखा क्या थी? यह वेंगी नदी थी। तो पांड्य राज्य की जीवन रेखा वेगी नदी थी। आगे देखते हैं। संगम पत्तन जो पश्चिमी तट पर स्थित थे, कौन कौन थे? नौरा, टोंडी, मुसिरी और नेलसेंडा। ये सब संगम पत्तन थे जो पश्चिमी तट पर स्थित थे। संगमकालीन साहित्य में कौन को एवं मनन प्रयुक्त होते थे? राजा के लिए। तो ये किसके लिए प्रयुक्त होते थे? राजा के लिए। तृतीय संगम हुआ था मदुरई में। प्रथम एवं द्वितीय संगम का आयोजन क्रमशः कहाँ हुआ था? यह मदुरई एवं कपाटपुरम में हुआ था। वह ऋषि जिसके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया, उन्हें आर्य बनाया, यह अगस्त्य थे, जिनके बारे में ऐसा कहा जाता है। वह चीनी यात्री जिसने चालुक्यों के शासन काल में चीन एवं भारत के संबंधों का विवरण दिया है, वह मातावलीन है। कंदम राजाओं की राजधानी कौन सी थी? ये वनवासी थी। दक्षिण भारत का वह वंश जिनके राजा ने रोम राज्य में एक दूत 26 ईसा पूर्व में भेजा था, पांड्य। अब देखते हैं मंदिर और उसका स्थान। मंदिर मीनाक्षी मंदिर मदुरै में है। वेंकटेश्वर मंदिर तिरुमाल में है। महाकाल मंदिर उज्जैन में है। बेलूर मठ हावड़ा में है। तो इस तरह हम लोगों ने ये देख लिया, ये टॉपिक कंप्लीट। नेक्स्ट टॉपिक है प्राचीन साहित्य एवं साहित्यकार। इतिहास के पिता की पदवी सही अर्थों में संबंधित है। तो इतिहास के पिता की पदवी किसे दी जाती है? यह हेरोडोटस को दी जाती है। मुद्रा राक्षस का लेखक कौन है? विशाखदत्त। साहित्य की शास्त्रीय पुस्तकें जो गुप्त काल में लिखी गई थी वो कौन कौन सी हैं देख लेते हैं। अमरकोश, कामसूत्र, मेघदूत, मुद्रा राक्षस। तो ये सब गुप्त काल में लिखी गई पुस्तकें थी। नेक्स्ट है 10 कुमार चरितम के रचनाकार कौन थे? ये डंडिन थे। कुमार संभव महाकाव्य कालिदास ने लिखा था। इनमें से वह नाटक जो कालिदास ने नहीं लिखा था, तो जानकी हरणम कालिदास ने नहीं लिखा था।
मालविका, अग्निमित्रम, अभिज्ञान शकुंतलम, कुमार संभवम, ये सब नाटक कालिदास के द्वारा लिखे गए थे। अब आते हैं लेखक और पुस्तक दिया हुआ है, देख लेते हैं। वात्स्यायन, कामसूत्र, चाणक्य, अर्थशास्त्र, कलहन राजतरंगी द्वारा लिखी गई थी। तो कलहन ने राजतरंगिणी लिखा था, वात्स्यायन ने कामसूत्र और चाणक्य ने अर्थशास्त्र लिखा था। कलहन द्वारा राजतरंगिणी संबंधित है किसके? यह कश्मीर के इतिहास से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं, लेखक और रचनाएं दी हुई है। भारवी, किराता अर्जुनियम इनके द्वारा लिखा गया था। राजशेखर, कर्पूरी मंजरी इनके द्वारा लिखा गया था। कालिदास, रघुवंशम, भास, स्वप्न वासोदत्तम, वानभट्ट, कादम्बरी, ये सब इनके द्वारा इनकी रचनाएं और थी। चलिए आगे देखते हैं, संस्कृत की वो रचनाएं जिन्होंने महाभारत में अपना कथा सूत्र लिया है। तो यह नैस्ति, यह चरित है, किराता अर्जुनियम है और शिशुपाल वधम है। चरक संहिता नामक पुस्तक किससे संबंधित है? या चिकित्सा से संबंधित है। वराह मिहिर की पंच सिद्धांतिका किस पर आधारित है? यूनानी ज्योति विद्या पर आधारित है। मिलिंद पनो, राजा मिलिंद या मिनांडर तथा एक बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद रूप में है। यह भिक्षु कौन था? तो यह नागसेन था। राजतरंगिणी, राजतरंगिणी के लेखक कलहन के समय कौन शासक था? तो जय सिंह। कलहन कृत राजतरंगिणी में कुल कितने तरंग हैं? ये 8 तरंग हैं। कलहन की राजतरंगिणी को आगे बढ़ाया किसने? जोनराज एवं श्रीवर ने इसे आगे बढ़ाया। सौदरानंद किसकी रचना है? यह अश्वघोष की रचना है। नागानंद, रत्नावली, प्रियदर्शिका के लेखक कौन है? हर्षवर्धन है। इनमें से वह जो विश्वकोशीय ग्रंथ है, तो बृहद संहिता विश्वकोशीय ग्रंथ है। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं, सुमेलित करना है। वृक्षकटिकम शूद्रक के द्वारा लिखा गया था। बुद्धचरित अश्वघोष के द्वारा लिखा गया था। हर्षचरित वानभट्ट के द्वारा। ओके, ग्रंथकार और मूल ग्रंथ देख लेते हैं। वराह मिहिर बृहद संहिता से संबंधित है। विशाखदत्त देवी चंद्रगुप्तम से संबंधित है। शूद्रक मृच्छकटिकम से संबंधित है। बिलहन विक्रमांक देवचरित से संबंधित है। ये सब इनके द्वारा लिखा गया था। कर्पूरी मंजरी राजशेखर से संबंधित है। मुद्रा राचक विशाखदत्त ने रचना की थी, सौदरानंद अश्वघोष के द्वारा। लाइफ ऑफ वेनसांग हुइलु के द्वारा। द नेचुरल हिस्ट्री प्लिनी के द्वारा। हिस्टोरियल फिलिपिकल यह पाम्पेइस ट्रेगोस के द्वारा की गई थी। द हिस्ट्रीज हेरोडोटस, द हिस्ट्रीज किसके द्वारा की गई थी? हेरोडोटस के द्वारा। शकुंतलम लिखा है किसने? कालिदास ने। इनमें से वह जो कालिदास की साहित्यिक कृति नहीं है, मृच्छकटिकम। तो मेघदूतम, ऋतुसंहारम और विक्रमोर्वशियम ये कालिदास की कृति है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, कालिदास द्वारा रचित मालविका अग्निमित्रम नाटक का नायक कौन है? तो यह अग्निमित्र है इसमें नाटक का नायक। वह पुस्तक जिसमें शुंग राजवंश के संस्थापक के पुत्र की प्रेम की कहानी है, यह मालविका अग्निमित्रम है। ओके, स्वप्न वासोदत्ता के लेखक कौन है? भास है। गीत गोविंद के रचयिता जयदेव अलंकृत करते थे लक्ष्मण सेन की सभा। तो जयदेव जो थे लक्ष्मण सेन की सभा में रहते थे। रचनाएं और विषय देख लेते हैं। अष्टांग संग्रह यह आयुर्विज्ञान से संबंधित है। 10 रूपम नाट्य कला से। लीलावती गणित से। महाभास व्याकरण से। सर्ववर्मा कातंत्र से। विज्ञानेश्वर मिताक्षरा से संबंधित है। तुम्हारा अधिकार कर्म पर है, फल की प्राप्ति पर नहीं। यह वाक्य किस ग्रंथ में कहा गया है? तो वह जानता है सभी जानते हैं, गीता। जो यहाँ है वह अन्यत्र भी है, जो यहाँ नहीं है वहाँ कहीं नहीं है, यह महाभारत में कहा गया है। प्राचीन भारत का वह ग्रंथ जिसका 15 भारतीय एवं 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद हुआ है वह है पंचतंत्र। ओके, पंचतंत्र मूल रूप से किसके द्वारा लिखी गई है? यह विष्णु शर्मा के द्वारा लिखी गई है। गणित की पुस्तक लीलावती के लेखक कौन है? यह भास्कराचार्य हैं। तो जो गणित के लीलावती जो है वो गणित की पुस्तक है, सबसे बड़ी बात, और भास्कराचार्य इसके लेखक हैं। आर्यभट्ट क्या थे? आर्यभट्ट एक भारतीय गणितज्ञ और खगोल शास्त्री थे। वह भारतीय गणितज्ञ जिसने दशमलव के स्थानिक मान की खोज की है वह आर्यभट्ट थे। पृथ्वी की अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्यास्त और सूर्योदय होता है, यह किसने कहा था? यह आर्यभट्ट ने कहा था। मत विलास प्रहसन का लेखक महेंद्र वर्मन है। मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है समाज व्यवस्था से। भारत का प्रथम विधि निर्माता किसे माना जाता है? तो यह मनु को माना जाता है। इनमें से वह जो सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है तो वह क्या है? वीणा है।
तो इस तरह ये टॉपिक खत्म हो गया, प्राचीन भारत कंप्लीट हो गया। अब ये पूर्व मध्यकाल है नेक्स्ट टॉपिक। चलिए इसको भी देख लेते हैं। पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध था पृथ्वीराज तृतीय। नेक्स्ट है, ताम्रपत्र लेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क था कहाँ से, तो यह जावा सुमात्रा से दर्शाते हैं। गोविंद चंद्र गढ़वाल की एक रानी कुमार देवी ने धर्म चक्र जिन बिहार बनवाया था, यह सारनाथ में बनवाया था। हमीर महाकाव्य चौहानों को बताया गया है सूर्यवंशी, तो जो हमीर महाकाव्य है उसमें चौहानों को सूर्यवंशी बताया गया है। आल्हा उदल किससे संबंधित है, तो यह महोबा से संबंधित है। पृथ्वीराज रासो के लेखक चंद्रबरदाई थे। पृथ्वीराज विजय के लेखक जयानक हैं। पृथ्वीराज रासो के चंद्रबरदाई हैं और पृथ्वीराज विजय के लेखक जयानक हैं। नेक्स्ट में आते हैं रचनाकार और रचना देख लेते हैं। सारगंधर हमीर रासो से संबंधित है। चंद्रबरदाई पृथ्वीराज रासो, जगनिक परमाल रासो, नरपति नाल बिसलदेव रासो के राजपूत वंशों में से वह जिसने 8वीं शताब्दी में दिल्ली का शहर की स्थापना की थी वह तोमर वंश है। तो राजपूत राजवंशों में 8वीं शताब्दी में दिल्ली का स्थापना किसने किया था, तोमर वंश ने। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जेजाक भुक्ति प्राचीन नाम है किसका, बुंदेलखंड का। जेजाक भुक्ति बुंदेलखंड को कहा जाता था। पुंड्रवर्धन भुक्ति उत्तर बंगाल में स्थित है। पाल वंश का संस्थापक गोपाल को माना जाता है। सोमपुर महाविहार का निर्माण धर्मपाल ने करवाया था। उस पाल शासक का नाम बताइए जिसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय स्थापित किया, तो यह धर्मपाल था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है, यह बिहार में है। राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव किसने डाली थी, तो यह दंती दुर्ग ने डाली थी। हिरण्यगर्भ धार्मिक कार्य कराया था दंती दुर्ग ने। अपने पिता के अभियानों के क्रम में सैनिक छावनी में पैदा हुआ था, यह अमोघ वर्ष राष्ट्रकूट। महानतम प्रतिहार राजा मिहिर भोज था। महान जैन विद्वान हेमचंद्र किसके सभा को अलंकृत करते थे, तो यह कुमार पाल की सभा को अलंकृत करते थे। लक्ष्मण संवत का प्रारंभ लक्ष्मण सेन द्वारा किया गया। मध्यकालीन भारत के प्रसिद्ध विधिवेता कौन थे, तो ये विज्ञानेश्वर, हिमाद्री और जीमूत वाहन थे। महान संस्कृत कवि एवं नाटककार राजशेखर संबंधित थे किससे, महेंद्रपाल प्रथम के दरबार से। तो राजशेखर महेंद्रपाल प्रथम के दरबार में रहते थे। गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना नागभट्ट प्रथम ने की थी। इनमें से वह जो त्रिकोणात्मक संघर्ष का हिस्सा नहीं था, तो वह चोल था, हिस्सा नहीं था। तो प्रतिहार, पाल और राजपूत त्रिकोणात्मक संघर्ष का हिस्सा थे। महोदया पुराना नाम है कन्नौज का, तो कन्नौज को पुराने में महोदया कहा जाता था। नगर महोदय श्री के नाम से कन्नौज को जाना जाता था। वह कि जिसने खंपात में तोड़ी गई मस्जिद के पुनः निर्माण के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की, यह जय सिंह सिद्धराज था। राजा भोज ने शासन के आधार पर भोजशाला मंदिर की अधिष्ठात्री देवी कौन है, यह भगवती सरस्वती। गौडवाहों के रचयिता वाकपति थे। नेक्स्ट पे आते हैं, मध्यकालीन भारत के आर्थिक इतिहास के संदर्भ में अर्घटा किसके लिए किया जाता है प्रयोग, तो यह भूमि की सिंचाई के लिए प्रयुक्त जल चक्र वाटर व्हील को अर्घटा कहा जाता था। तो इस तरह आपका जीएस पॉइंटर का प्राचीन भारत कंप्लीट हो गया। अब आगे मध्यकालीन भारत में मिलते हैं। ओके, कीप वॉचिंग एंड प्लीज़ वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।